जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वो नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वो रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है, वो कौन? सुनाई जो देता पर नहीं देता। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों
प्रतिमाओं की। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव व आत्मा की प्रतिमा प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। इसीलिए बाहर के गुंजान, जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यों अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वो जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। स्तंभ शून्य में तैरती है जगत, समीक्षा की हुई उसकी सह नहीं सकता। विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझ में जुती आकृति सा, भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का, मानो के दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले। बाहर कोई नहीं बाहर। मुझे लगता कि भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर है। उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्तियां और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर हैं। इतिहास ने इन सबको दबा दिया। मिट्टी की तह पर तह, परतों पर परतें, चट्टानों पर चट्टानें छा गई। सारा दृश्य भूमि में गड़ गया, दृश्य हो गया। और उसके स्थान पर यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए, बंगले बना दिए गए। चमकदार कपड़े पहने हुई खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी। और उन्हीं के बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया होगा, वहां विचरण किया होगा। केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेशों में ले जाता। मंगलनाथ के पास शिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और शामनील थी। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। शिप्रा के किनारे पर गैरव और भैरव सांझें बिताई। सुबह और दोपहर अपने रक्त में समेट ली। सारा वन्य प्रदेश श्वास में भर लिया, सारी पृथ्वी वक्ष में छिपा ली। उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सब प्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में ये गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। ये बात उसने मुझे तब कही थी जब सन 30 एक बात कह दूं, मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गीली हैं। सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहां अथाह काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है।
इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वो शायद नहीं हूं। ये तालाब नगर के बीचों बीच है। चारों ओर सड़कें और रौनक होते हुए भी उसकी रोशनी और खांगी उस सियाह पानी के भयानक विस्तार को छू नहीं पाती है। फिर भी इस गंदे टूटे घाट वाले बुरे बास्ते तालाब के उखड़े पत्थरों और ढके किनारों पर निम्न मध्यवर्गीय पढ़े लिखे नए एहलकारों और मुंशियों का झमघट चुपचाप बैठा रहता है और आपस में फुसफुसाता रहता है। पैंट पाजामों और धोतियों में ढके असंतुष्ट प्राण मन सही सांझ जहां आते हैं और रोजमर्रा की बासी घरेलू गप्पों और ताजी राजनीतिक वार्ताओं की चर्चाएं घंटा आधा घंटा छिड़कर फिर लुप्त हो जाते हैं और रात के 8:30 बजे सड़कें सुनसान, तालाब का किनारा सुनसान हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? इस तालाब में भी तो कईयों ने जाने दी हैं। मेरे चचा ने खुद आत्महत्या की, मैनचेस्टरगंज से। बंदूक से मर जाना और है, वीरान जगह पर रात को तालाब में मर जाने की हिम्मत करना दूसरी चीज है। शंकर की पत्नी, हरामजादे कारवान के गुंडे और पराशर के घर की बहू निर्मला। मैंने वार्तालाप की धारा को नियंत्रित करते हुए अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितने एक ओर से दूसरी ओर कदाचित मेरा दोस्त मुझसे कुछ और भी कहना चाहता है। शायद उसके मन में घूमती हुई वो कहानी निकल नहीं पा रही हो, जो मैं चाहता हूं कि बिना छेड़े ही किसी उपचेतन तर्कधारा के द्वारा अपने आप ही सरसराती हुई निकल जाए। तिवारी, तिवारी, तिवारी का कमरा बाईं ओर है। क्या आपके जीने हैं, क्या आपका बाड़ा है? पूरा किला है, तिलिस्म है तिलिस्म। इस जीने से आदमी सीधा स्वर्गधाम पहुंच जाता है। मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं। मेरी तो अभी शादी होने वाली है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो कल रात को बहुत देर तक जगता रहा। उपन्यास से कुछ ऐसा मन लग गया कि बस समय का ध्यान ही नहीं रहा। और फिर मैं रात को जगता ही कब हूं, तो उसके समस्त वातावरण का पान करता रहा। कमा नहीं लेता हूं ऐसा थोड़ी है। 100 महीना मेरे लिए काफी है। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, फिर कमाने की क्या आवश्यकता है? मित्रों की क्या आवश्यकता है? स्वयं की क्या आवश्यकता है? रास्ते में अकेले घूमते फिरना या फिर किसी दोस्त को पकड़कर पैसे खर्च करना, स्वयं से घबराहट, अपने खालीपन से भय। कहा इश्क रसइयों की बात है, प्रत्येक आकर्षण इश्क नहीं है, ये मैं समझता हूं।
महीने में तनख्वाह मिलते ही मैं अपनी दोस्तों की स्त्रियों के बच्चों को खिलौने ला देता हूँ। खिलौने देकर भी कोई खास संतोष नहीं होता है। सिर्फ उपन्यास, पैसा कमाई और अध्ययन, शादी अपने आप में कुछ नहीं है। उसका उसके परे एक बृहद लक्ष्य है और वो होना चाहिए, किंतु वो सबको मालूम नहीं। ना तिवारी को आज मालूम है। तुम सोचते हो कि तिवारी ने अपनी निःसंगता और अर्थहीनता के भाव के कारण आत्महत्या कर ली है? पहले तो मेरा यही ख्याल हुआ, पर वो गलत था। उसकी आत्महत्या के सही कारण क्या है मुझे विस्तृत रूप से मालूम नहीं, किंतु मेरा सोचना है कि पराशर की बहू से उसका संबंध रहा होगा, जहां वह अक्सर आता जाता रहा है। मेरी अपेक्षा सच ही निकली। हमारी भाभी ने चलनी मंगाई है। भोजन कर लिया? हाँ। क्या क्या खाया आज? सब खाया। सुनो तो। दाल, भात, तरकारी, रोटी, घी और चटनी। आखिर निर्मला का भविष्य ये था। एक बार वो अपने घर पर आई थी, बड़े भाई के मृत्यु के अवसर पर। अपनी इसी असहाय स्थिति में उसे अपने मृत पति के घर वापस आना पड़ा, मात्र आजीविका के लिए।
पाराशर के परिवार में विगत 10 वर्ष में कई परिवर्तन हो गए थे। वो इकाई स्वयं छिन्न भिन्न होकर नवीन इकाइयों में रूपांतरित हो गई थी, किंतु निर्मला तो अपने जेठ के पास ही रहती थी, उसी घर में अपनी जेठानी के अनुशासन में। मुझे आश्चर्य है कि तिवारी की वहां कैसे पहुंच हो गई। फिर भी अपने मित्र से तिवारी और निर्मला की खबर सुनकर प्रारंभ में तो नहीं, किंतु कुछ क्षणों बाद मैं खुशी हुआ। तो सचमुच तिवारी का निर्मला से संबंध रहा? कहानी के लिए मसाला तो मिला, वो कहानी जो कभी नहीं लिखी जाएगी। ऐसी जिंदा घटनाओं से कहानी नहीं बनती, वो तो इतिहास है। पर क्यों जी, क्या ये सच है कि तिवारी से निर्मला का अनुचित संबंध रह गया? अगर ये ठीक है तो बहुत बुरी बात हो गई। क्यों? आई एम सॉरी फॉर हर। मैं तो इस पर दुखी नहीं। मैंने निर्मला को बहुत ही पवित्र रूप में देखा है। मैं उसे इस परिवर्तित स्थिति में देखने का अभ्यस्त नहीं हूं, ना देखना चाहता हूं। यदि तिवारी ने उसकी जिंदगी में आकर कुछ हरियाली उत्पन्न की है तो बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। गली को पार करते ही घर की अवरुद्ध हवा ने उसके दिल को कचोट लिया। उसकी स्त्री मानो एक बीमार छाया, उसके बच्चे प्रूफ कॉपी में टूटे हुए अक्षर, और वह स्वयं। वह सोच रहा था कि घर में प्रवेश करते ही लड़ाई का पूरा वातावरण बन जाएगा, किंतु सब दूर एकदम सुनसान शांति थी। एक और एक फटी चादर पर उसकी स्त्री सो रही थी, वहीं छोटे बच्चे आड़े तिरछे सो रहे थे।
खाना खा लिया? भूख लगी हो तो खुद जाकर खा लो। महाराज के जमाने में तांगे वालों को ये आफत नहीं थी मौलवी साहब। मैंने जमाना देखा है, कई सुपरिटेंडेंट आए चले गए, कोतवाल आए निकल गए, पर अब नंबर भी नोट करेगा। दुनिया में बदमाशी है, बदतमीजी है, पर करना क्या? गालियां देने से तो काम नहीं चलता। क्यों रहीम बख्श, तांगे वाले गालियां देते हैं और दूसरे सड़क पर से गुजरती हुई औरतों को देख, चाहे वे मारवाड़ियां ही हो, दिल्लम डाला पेट की, बस उन्हें फौरन लैला की याद आ जाती है। इसे देखकर मेरी तो रूह कांपती है। मौलवी साहब, मेरा दिल एक सच्चे सैयद का दिल है। एक दफा क्या हुआ, हजरत अली महल में बैठे हुए थे और राजकाज देख रहे थे कि इतने में दरबार ने आकर खबर दी कि कुछ मिस्री सौदागर आए हैं। उनमें एक सौदागर आलिम था और अब देखता कि महल की दीवारें संगमरमर की बनी हुई हैं, जिसमें काकों के हीरे दरवाजों के ऊपर लगी मेहराबों में जड़े हुए हरे हरे बाग हैं। वो मन ही मन मुस्कुराया। जब माल की कीमत नक्की हो चुकी तो सौदागर उनकी मेहरबान सूरत से खींचकर बोला, बादशाह सलामत, सुना था कि हजरत अली गरीबों के गुलाम हैं, पर मैंने कुछ और ही देखा। हो सकता है कि जो देखा वो गलत देखा। सौदागर ने देखा नहीं, उसकी पीठ उधर थी। वो गट्ठा बांधते बांधते कह रहा था। हजरत अली ने कहा, ज्यादा बातें मैं आपको बताना नहीं चाहता। आप मुझे इस वक्त शाही महल में देख रहे हैं, पर हमेशा यहां नहीं रहता। बाजार में अनाज के बोरे उठाते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। हजरत अली की आंखें किसी खास बेचैनी से चमक उठी। वे रेशम का शाही लंबा लबादा पहने हुए थे। उन्होंने उसके बंद खोले। सौदागर ने आश्चर्य से देखा
कि हजरत अली मोटे बोरों के कपड़े भीतर से पहने हुए थे। सौदागर ने सिर नीचा कर लिया। असली मजहब इसे कहते हैं। मेरे पास मुस्लिम लीगी आते हैं, मुझसे चंदा मांगते हैं। मुस्लिम कौम निहायत गरीब है, मुझसे पाकिस्तान नहीं मांगते, पाकिस्तान की बात भी नहीं करते। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में मेरा विश्वास है, लेकिन मैं जरूर देता हूं। कौमी जंग अखबार देखा है आपने? उसकी पॉलिसी मुझे पसंद है। लाल बावटे वालों का है, मैं उन्हें भी चंदा देता हूं। मेरा ममेरा भाई बिरला मिल में है, वो मुझसे चंदा ले जाता है। आप कहाँ रहते हैं? मैं इस शहर से भली भांति वाकिफ नहीं। सराय में उतरा हूं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर निकल पड़ा। सैयद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों पर उनकी बड़ी मेहरबानी है। आप कहाँ काम करते हैं? मस्जिद के मदरसे में पढ़ाता हूँ। जी हाँ, गुजर करने के लिए काफी हो जाता है। 10 साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी। मालूम नहीं था कि वो गहने समेट के चंपत हो जाएगी। तब से इसी मस्जिद में हूँ। जी हाँ, मस्जिद में 5 साल हो गए हैं। 15 रुपये मिलते हैं, गुजर कर लेता हूँ। लेकिन अब मन नहीं लगता, दुनिया सुनी सुनी सी लगती है। मगर इस लड़ाई ने एक बात और पैदा कर दी है, दिलचस्पी। रेडियो सुनने में कभी नागा नहीं करता हूँ, रोज कई अखबार टटोल लेता हूँ। किताब पढ़ने का शौक मुझे जरूर है। और मैं तालीम याफ्ता हूं नहीं, तो गरज ये कि समझ में नहीं आता। आपकी उम्र क्या होगी? सिर्फ 40। वैसे मैं 50 साल के ऊपर मालूम होता हूं। इन 5 सालों ने मुझको खा डाला है, फिर भी मैं कमजोर नहीं हूं, काफी अट्टा कट्टा हूं। आप तो जवान हैं, तो आपका दिमाग लड़ाई पर जरूर चलता होगा। अरे साहब कुछ न पूछिए, सैयद साहब मुझसे परेशान हैं। आप कौमी जंग पढ़ते हैं? आपके होटल में तो मैंने अभी देखा है। कौमी जंग तो हमारी मस्जिद में भी आता है। हमारे सबसे बड़े मौलवी प्रजामंडल के कार्यकर्ता हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के मौजूद मेंबर भी हैं, वहीं के आलिम हैं, सब तरह के अखबार खरीदते हैं। यहाँ उन्होंने मुस्लिम फॉरवर्ड ब्लॉक खोल रखा है। किताबों के लिए हम आपकी मदद करेंगे। अभी तो मैं यहाँ हूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा, खुदा हाफिज। कहाँ मुलाकात होगी आपसे? सैयद साहब के होटल में। के पैरों में
कुछ तो भी नरम नरम लगा, अजीब, सामान्यतः अप्राप्य, मनुष्य के उष्ण शरीर सा कोमल। उसने 2-3 कदम और आगे रखे और उसका संदेह निश्चय में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर कांप गया, उसकी बुद्धि, उसका विवेक कांप गया। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तगमों सा पहना। अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंख्य बुद्धि व अकेले में सहना। जिंदगी निष्क्रिय बन गई टलगर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन्मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। स्वार्थों के टैरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए। हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाली फोड़ डाला। तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। विवेक बगाड़ डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। लिया बहुत ज्यादा, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मध्य प्रदेश के किसी कस्बे के एक ग्रामीण शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। रेल के नीचे कटते हुए मर गया। जेब में एक पुर्जा पाया गया जिसमें लिखा था कि 40 रुपए माहवार तनख्वाह, 5 रुपए महंगाई, कुल रुपए 45 और गुजर बसर करना असंभव। घर में बीमारी और बड़ा परिवार, जमाने से तंग और दुनिया से हिरास, दिल से शिकस्त और तृष्णा काम में एक टीचर अपने प्यारे परिवार का उदाहरण धारण करने के लिए असमर्थ हूँ। 45 रुपए में पेट और घर वालों की सेहत नहीं पा सकता। ना मुराद और ना कामयाब मैं टीचर खुदकुशी कर रहा हूँ। नवभारत टाइम्स ने खूब खबर ली। अजय ब्लिट्स ने ऐसी खबर ली है
पर अभी तो ख्वाजा अहमद अब्बास का लाश पे जाने को है। मुझे कॉफी पिलाओ। अब्बास कम्युनिस्ट है। हम सब कम्युनिस्ट हैं। माफ करना प्रसाद। क्या? कॉफी आ गई। वो कम्युनिस्ट नहीं, कॉमन फॉर्म कम्युनिस्ट। वो लोग और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप जैसे लोगों के लिए तो कुछ ज्यादा ही। ऐसा ना हो कि फिर अफसोस का मौका आ जाए, कहीं मैं उसको फिर से उल्लू न बना दूं। लेकिन किसने किसको उल्लू बनाया? लेख के लिए मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है। संपादक ने 10 रुपए देकर 5 रुपए कम कर दिए, कुल 15 होते हैं। लेकिन हर्ज क्या है? मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो छड़ी मारे। वो मुझ पत्थर में से एक सच्चा मनुष्य पैदा कर सकता है। तुम एक विचारक समझे जाते हो, फिर ऐसी बात क्यों? और आजकल तुम अपनी आलोचना खुद ही करने लग गए हो। लेकिन मैंने अपनी आलोचना करना छोड़ दिया। मेरे दोस्त उसे बखूबी कर लिया करते हैं। यालू के किनारों पर अमेरिकी बमबारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या हुई? मुझे मालूम है तुम्हारा घर तुम्हें काटने को दौड़ता है, और उसका कारण है 2 भिन्न वातावरण। एक वह जो तुम्हारे मन में है, दूसरा वह जो तुम्हारे घर में है। इस खिड़की को मुझे अक्सर बंद रखना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में मौसम बेमौसम आंधी नुमा हवाएं चलती हैं।
मेरी खिड़की के बंद पल्लों को ढीला कर डाला है। खिड़की बंद रखने का एक कारण यह भी है कि बाहर दीवार से लगकर खड़ी हुई हरी घनी झाड़ियों के भीतर जो छिपे हुए गहरे हरे सांवले अंतराल हैं, उनमें पक्षी रहते हैं और अंडे देते हैं। वहां से कभी कभी उनकी आवाजें रात पे रात एकाएक सुनाई देती हैं। वे तीव्र भय की रोमांचक चीत्कारें हैं, क्योंकि वहां अपने शिकार की खोज में एक भुजंग आता रहता है। एक रात इसी खिड़की में से एक भुजंग मेरे कमरे में भी आया। खूब खा पी करके सुस्त होकर वो खिड़की के पास मेरी साइकिल पर लेटा हुआ था। कैरियर से लेकर हैंडल तक की सारी लंबाई को उसने अपने देह वलियों से कस लिया था। उसकी वो काली लंबी चिकनी देह आतंक उत्पन्न करती थी। हमने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह को शिनाख्त किया और फिर एकाएक फिनाइल से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर डाला। रोमांचपूर्ण थे हमारे वे चलो बाहर घूमने चले। खैर मैं तो जाती हूँ, देख कर चली जाऊंगी, बता दूंगी। स्कूल का मैदान ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा शाम को बैठक है। अभी चलकर ना देखते तो कब देखते, और सबके सामने साबित हो जाता कि तुम खुद कुछ करते नहीं, सिर्फ जबान की कैंची चलती है। वे खुद संचालक मंडल की बैठक होने नहीं देना चाहते। क्यों? इसलिए कि माली साल की आखिरी तारीख को अब सिर्फ 2 या 3 दिन बचे। सरकारी ग्रांट अभी मंजूर नहीं हो पा रही, कागजात अभी वित्त विभाग में ही अटके पड़े हैं। ऑफिसों के बाहर, गलियारे के दूर किसी कोने में, पेशाब घर के पास या होटलों के कोनों में क्लर्कों की मुट्ठियां गर्म की जा रही हैं ताकि ग्रांट मंजूर हो और जल्दी मिल जाए। जी धस जाता है उस सूरत को देखकर। वह मेरा नेता है, संस्था का सर्वे सर्वा, मस्खरा, पीले रंग के तिकोने चेहरे वाला निंदा कर रहा था, बात बढ़ाता जा रहा था। सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहाँ है? हैं तो ये हैं, देखिए, क्लर्क कहता है रजिस्टर बताते हुए। सब कहते हैं ये हैं, कहाँ है? रसीद और कमीशन, जांच खत्म और सब गायब। खर्चे का आंकड़ा फूल कर कागजात में, ऑफिसों के धुंधले गलियारों में और होटलों के कोनों में गर्म कीजिए ग्रांट, और बड़े ही तरीके से संचालकों की जेब में। दिल के किसी कोने में कोई अंधियारी गटर फूट निकलती है दुख और ग्लानि की। भगवे खद्दर कुर्ते वाले, फंसा पड़ा रहूंगा। दैत्याकार मशीन में पैर भिज गए हैं, पसलियां चूर, चीख निकल नहीं पाती, आवाज फंस कर रह गई है हलक में। गाल, ठुड्डी, नाक, कान सब चौड़े, सिकुड़ गया चेहरा, लंबा, बेहद लंबा, नाक 1.5 गज, आंख खड्डेदार,
कान, यंत्र कहाँ है? सचमुच बड़ी गर्म दोपहर है। उस मैदान को समतल करने में कितना खर्च आएगा? 12,000। उनका अंदाज क्या है? 20,000। तो बैठक में जाकर समझा दोगे और ये बता दोगे कि 12,000 से ज्यादा नामुमकिन है? हाँ, उतना मैं कर दूंगा। उतना का क्या मतलब? उस भगवे खद्दर कुर्ते वाले से मैं दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा। मैं उसका आदमी हूँ। वह बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन उसी के कारण मैं विश्वास योग्य माना जाता हूँ। कहो, क्या बात है? कहो, क्या कहना चाहते हो? एक था पक्षी। वह नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। सब बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है। उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीमक लो, 1 पंख दो। उस नौजवान पक्षी को दीमक का शौक था। वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते। लेकिन दीमक सिर्फ जमीन पर मिलती थी। कभी कभी पेड़ों पर, जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे अपना मटियाला लंबा घर बना लेती। लेकिन वैसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह ना मिलते। नौजवान पक्षी को लगा, यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमक बोरों में भरकर बेच रहा है। वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पंख खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। अब वह पक्षी रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर 2 दीमक खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने उससे कहा कि बेटे, दीमक हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उसके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिए जा सकते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। जमीन पर उतरकर दीमक खाने की उसे चट लग गई थी। अब ना तो उसे दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल और न अनाज के दाने।
लेकिन ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब मैं आसमान में साथ नहीं सकता। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ों की चोटियों, गुंबदों और बुर्जों पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। उसके परिवार वाले और मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते, वह बहुत पिछड़ जाता। फिर भी उसका दीमक खाने का शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए वह अब भी गाड़ी वाले को अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फजूल है, मूर्खों का काम है। उसकी हालत ये थी कि अब वो आसमान में उड़ ही नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से पेड़ की एक डाल से लगी हुई दूसरी डाल तक चलकर फुदक कर पहुंचता। पीछ पीछ गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता, वो कहीं नजर ना आता। पक्षी उसके इंतजार में खुलता रहता, लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था। उसने सोचा, मैं खुद दीम की ढूंढूंगा। वो पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। एक दिन एकाएक वो गाड़ी वाला दिखाई दिया। तब पक्षी ने कहा, गाड़ी वाले, मैंने कितनी सारी दीमक जमा कर ली है। तो मैं क्या करूं? ये मेरी दीमक ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। मैं दीमक के बदले पंख लेता हूं, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाला चला गया। पक्षी छटपटा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। सांझ पानी के भीतर लटक गई थी। संध्या तालाब में प्रवेश कर नहीं रही थी। लाल भड़क आकाशीय वस्त्र पानी में सूख रहे थे। वृक्ष अंधेरे के स्तूप व्यक्तित्व बन गए। पक्षी चुप हो गए। एकाएक सब और स्तब्धता छा गई और फिर इस स्तब्धता के भीतर से एक चंपई पीली लहर ऊंचाई पर चढ़ गई। कॉलेज के गुंबद पर और वृक्षों के ऊंचे शिखरों पर लटकती हुई चांदनी सफेद धोती सी चमकने लगी। समय गुजरता गया। केशव को अपनी जिंदगी में विशेष सफलता नहीं मिली। मारो खाओ हाथ मताओ के इस जमाने में उस जैसे आदमी की क्या चलती। 5 वर्ष हुए, रमेश ने उसे न कोई पत्र लिखा, न रुपये मंगवाए। न उसे उसके बारे में कुछ मालूम हुआ, न उसने ही रमेश को कुछ लिखा। दुनिया की आंखों से दूर अकेलेपन के अंधेरे में वे दोनों अलग अलग पृथ्वी के 2 छोरों पर सांस ले रहे थे। इसके बावजूद जब जब रमेश ने उससे रुपये मंगवाए, केशव ने तुरंत भेज दिए। साथ ही यह भी लिखा कि जब कभी जरूरत हो वह उससे अवश्य मांग लिया करे। केशव इसी गाड़ी से यहाँ आ रहा है। अगर उसे मेरे यहाँ आना ही था तो तार से पहले सूचना देनी थी, जिससे हमें बड़ी सहूलियत हो जाती।
तुम्हारी कविताएं किसी को उलझी हुई मालूम हो, तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी कविताएं ध्यान से पढ़ता हूं। मेरी कविताएं तुम्हें अच्छी लगती? उनमें और सफाई की जरूरत है, किंतु मैं उन लोगों का समर्थक नहीं हूं जो सफाई के नाम पर सफाई के लिए कंटेंट की बलि देते हैं। मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। अपनी बात स्पष्ट करो। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वो फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता। कला के 3 क्षण। अच्छा है पोथीसिस है, उस पर सोचना पड़ेगा। एक बात निश्चित है, सौंदर्य प्रकृति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदनाओं द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना की एक सृजनशील भूमिका है। क्यों कलाकार को लगता है कि उसकी बात सभी के लिए महत्वपूर्ण है? महत्व की बात यह है कि मूल फैंटेसी का मर्म सिकड़ा हुआ एक दर्द था, अब फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण करने लगता है। उसमें नए मनस्तत्व आ जाते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के दौरान में जब तक उस मर्म में ओज बल कायम है तब तक वो नए तत्व समेटता रहेगा, किंतु जब वो चुक जाएगा गति बंद हो जाएगी।
फिर एक रात को जब कराहें सोई हुई थीं, रमेश अशांत मन से जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वह बहुत उदास हो उठा। लगा कि उसकी जिंदगी असफलता की डाढ़ों में पड़ी हुई एक बेबस आंत है। ऐसे ही ख्यालों में डूबता उतराता वह अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों की तस्वीरों तक पहुंच गया। अखबार नवीस होने के नाते वह नए विचारों को टीप लिया करता था। कागज की तलाश करते हुए उसे केशव का पत्र और पत्र का रिमाइंडर दोनों मिले। भाषा सामाजिक निधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा है। ये अर्थ जीवन अनुभवों से जुड़े हुए हैं। कलाकार को शब्द साधना द्वारा नए नए अर्थ स्वप्न मिलने लगते हैं। पुरानी फैंटेसी अब अधिक संपन्न, समृद्ध और सार्वजनीन हो जाती है। ये सार्वजनीनता अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान शब्दों के अर्थ स्पंदनों द्वारा पैदा होती है। कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है भाषा तथा भाव के बीच। इन दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत उलझे हुए होते हैं और वे उन दोनों को बदलते रहते हैं। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रंग को विस्तृत कर देती है, किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित करती जाती है। फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वाह के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव लाती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। इसीलिए कलाकार को यह महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था वो पूर्ण रूप से नहीं कह सका, और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम नहीं था कि कह जाएगा। क्या यह भावना तुम्हें नहीं होती? कृष्ण स्वरूप, केशव, आइए। रेडी? अभी आया। ये लो, ले लो। हाँ, ले लो।
अरे वाह, कब आए? हमें तो मालूम ही नहीं था। या दुबले हो गए? लीजिए भाई साहब, इनकी भाभी ने इन्हें देखते ही नाश्ता भिजवा दिया। जी हाँ, और तुम होते तो मुझे घर से बाहर निकलवा देते। अबे साले। भाई साहब, मैं आज जो कुछ हूं सिर्फ इनकी बदौलत, सिर्फ इनके कारण। क्या बात करते हो? तुम मेरी कब से तारीफ करने लगे? नहीं, मैं तुम्हारी खुशामद नहीं कर रहा हूं। ये एक वाकया है। आज जो मैं इस हालत में पहुंचा हूं, इसका कारण तुम हो। मैं बारी बारी से इन दोनों को देखता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बात साफ थी, वो ये कि इन दोनों के रिश्ते गैर मामूली हैं। आगंतुक सचमुच हतप्रभ था। शायद उसे भी ये बात नहीं मालूम हुई। वो घड़ी भर चुप रहा और उसने गर्दन नीचे कर ली। लेकिन उसके सामने कृष्ण स्वरूप क्यों इतना पीला पड़ जाता है? इतना थका थका सा, ऊबा सा, घबराया सा क्यों दिखाई देता है? इन दोनों के बीच कोई षड्यंत्र है, कोई रहस्य है जिसके ये दोनों साझीदार हैं। लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। जी हाँ, फिर मुलाकात होगी। आपसे तो जरूर। शाम को मिलूंगा। He is genius. Yes, genius.
ये फोटो किसका है? मेरा। नहीं जी, एक अद्दा गुलाब और लाओ। मेरे पिता बड़े ही मस्त और फक्कड़ आदमी थे। ऊंच नीच का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। चपरासियों के साथ दम लगाने बैठ जाते, नामी संगीतज्ञों और चालू शायरों की संगत में उठते बैठते, और उन्हीं के समान कुछ कुछ सनकी भी थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि अपनी इस धुन में उन्होंने बाप दादों से आई जायदाद का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया और मॉर्फिया का इंजेक्शन लेकर दिन गुजारने लगे। माता की इच्छा थी उन्हें राय बहादुरी का खिताब मिले, वे समाज में नाम कमाएं, बड़े राष्ट्रीय नेता बन जाएं। और हुआ यह कि एक दिन वे अपनी पत्नी से बुरी तरह झगड़कर एक दूर दराज शहर में चले गए और वहीं एक दिन आकस्मिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। माता मुझे भी भद्र परिवार के भद्र और सौजन्यपूर्ण पुत्र के रूप में देखना चाहती थी। ठीक इसके विपरीत भद्र परिवारों से मैंने फासले खड़े कर लिए। इन फासलों में गालियां गूंजने लगी। मैं कमीनों के घर जा गांजे और चरस का दम लगाता और कभी कभी वहीं पड़ा रहता। धीरे धीरे जिंदगी ने एक ढर्रा अख्तियार कर लिया। निचली जातियों की लड़कियों से संबंध और पैसे की कमी नहीं। एक पूजनीय नेता के चक्कर में भी आ गया था। अगर वे कांग्रेस ना छोड़ते तो मुख्यमंत्री होते। उन्हीं के संपर्क के कारण बड़े बड़े नेताओं, साहित्यिकों और सेठों के संपर्क में भी आया।
उनकी मृत्यु के बाद अनेक पार्टियों के नेताओं ने मुझे गूंथना शुरू किया, क्योंकि मैं ही एक ऐसा था जो गरीबों की गंदी बस्ती में महीनों और सालों छिपा रह सकता था। लेकिन बुजुर्ग नेता एक के बाद एक स्वार्थबद्ध हो चुके थे। उनमें कुलीनता का वही अभिमान, धनसत्ता का वही गर्व, दीनहीन के प्रति वही उपेक्षा भाव और दंभ तथा अहंकार के अतिरिक्त शासन की वही तृष्णा थी जिसका साकार रूप मैंने अपनी मां में देखा था। इसे मेरे यहाँ मिलाए थे। लेकिन तुम फोन कर देते, यहां तक आने की तकलीफ क्यों की? मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। सोचा मनी बैग की तलाश में इधर उधर घूम रहे होगे। उचित यही समझा कि मनी बैग ले आऊं और एक चिट्ठी भी वहीं रख दूं। बैठो। तुम्हारे यहां जब सुबह रामनारायण आया था तो कीमती सूट पहने हुए था। वो गंदा जरूर था, लेकिन सूट क्यों? उसे तो तुम्हारी कहानी के अनुसार फटे कपड़े पहने चाहिए थे। साले ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। एंटी क्लाइमैक्स। तुम तो उसे जीनियस कहते थे। बिल्कुल ठीक कहता हूं। इसलिए शायद उसने मुझे एकदम पहचान लिया और लपक के गले मिला। मैं उसे नहीं पहचानता। भावना का नाटक करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। नहीं, वह तुम्हें अवश्य पहचानता होगा और तुम्हारे बारे में उसके अच्छे ख्याल होंगे, नहीं तो देखते ही गाली से बात करता। साला बदमाश है। परवर्टेड जीनियस। लेकिन आज मैं जो कुछ हूं उसी के कारण। जब जब मैं रामनारायण को देखता हूं तब तब अपने आप को ऊंचा और नीचा पाता हूं, लेकिन जब उसके बारे में सोचता हूं तो लगता है कि वो तुमसे भी गया बीता और निकम्मा है। फर्क यही है, उसने अपने निकम्मेपन पर किसी विरोधशील दार्शनिक धारा का आवरण चढ़ा लिया है। इससे ज्यादा मुझे उसमें तत्व नहीं दिखता। उसके सब अखबार नवीस साथी अब या तो बड़े लीडर हो गए या पैसा कमाने में फंसे हुए हैं या मजे में लड़े हुए हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो केशव। पूंजीवाद के विरुद्ध, धन सत्ता के विरुद्ध, अपनी माता के विरुद्ध रामनारायण की यह प्रतिक्रिया क्या सचमुच सिद्धांत और आदर्श के अनुसार है? और केशव, अब तुम ये भी बताओ, मैं जो अनासक्ति, निष्काम कर्म और आत्मनिष्ठ रहने की बात करता था, अद्वैत बात की बात करता था, तो क्या मेरी इस भौतिक आर्थिक उन्नति में मेरा अपना आधा पतन नहीं हुआ है? तुम दोनों एक किसी के दो पहलू हो। आज रामनारायण ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए नया सूट पहना है, कल तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वो अपनी जायदाद खुद संभालेगा और तब चक्र पूरा घूम जाएगा। अगले 10 साल के बाद मुझे जवाब देना, समझे? मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिवंती, शाम चमेली, सवलाए कमल जो खोगों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे।
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें के प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धसना ही होगा झील के हिमशीत सुनील जल में। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है, दिमाग में जान है दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। पाता हूँ सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर बालक युवागण मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं, कोई आग जल रही तो भी अंतस्थ विचित्र अनुभव। जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला, पश्चात पद हूँ पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत, लोगों की मुट्ठियां बंधी हैं, अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। ये क्या, मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला, गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने से लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं। ये सब क्या है? मैं परिणित हूँ, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्री व्यक्ति का वाद्य छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान, हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेग, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जनमन उद्देश्य, पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस, घूमते हैं यंत्रवत, वे पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से ये सब गप है, मात्र किंवदंती, रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग शिराज जालों में उलझे, प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुदंती, चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एकाएक वो व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में, धड़कता है दिल के पुकारने को खुलता है मुंह कि अकस्मात वो दिखा, वो फिर खो गया किसी जनयूथ में, उठी हुई बांह ये उठी रह गई। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूं हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वो हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति। खोजता हूं पठार, पहाड़, समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वो खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, आत्मसंभवा।
ये सही है कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है, लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ और अब जल्दी ही खुर्राट हो जाऊंगा। मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से भयभीत हैं, डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतार कर नया बुशकोट धारण कर रहे हैं। आज के युवक की बाह्य स्थिति और अंतः स्थिति का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है कि अगर बाह्य जगत में काम करना पड़ा तो लामुहाला मुझे भीड़ बन जाना पड़ेगा, मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का, अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है, इसलिए मेरी मुक्ति कहीं भी नहीं है। एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है, भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वो उससे दूर हटना चाहता है, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। निस्संदेह ये दोनों कवि अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं, मेरी तरह से नहीं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वो संगठित है। जहां संगठन है वहां एक प्रेरणा और एक उद्देश्य भी है। जहां एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहां एक स्फीत और सक्रिय चेतना है। देश विदेश के पिछले इतिहास से हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है। हाँ, ये सही है कि इस संगठित जनता की प्रेरणा और उद्देश्य को देखकर ही ये निश्चित करना होगा कि यदि वो प्रेरणा और उद्देश्य उचित हैं तो वो संगठित एकत्रीकरण भी सर्वथा उचित है, और यदि वो प्रेरणा और उद्देश्य गलत हैं तो वो संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। किंतु हमारे कई नए कवियों को उस एकत्रीकरण से ही डर लगता है जिसे जनता का सामूहिक दृश्य कह सकते हैं। उसे सामूहिकता से चिढ़ है। क्यों? तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले। ना वो कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहां जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने एक काव्य कथा लिख दी। निस्संदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता की केवल मरीचिका है। वो विशुद्ध आत्मगत काव्य है और उस काव्य के रंग सामले हैं, बिल्कुल सामले। भय, आतंक, अनिश्चय, जिज्ञासा, कुतूहल और समाधान, घबराहट और दुश्चिंता उसमें झलक उठती है। वो असल में एक एलिगरी है, एक रूपक है। वो रूपक क्या है? एक व्यक्ति है। उसे लगता है कि वो एक ऐसे अहाते में चला आया जहां पहुंचना प्रतिबंधित है। उस अहाते के भीतर एक बंगला है, पुराना धुराना बंगला, रहस्यमय है, वो सुना है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है। एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता के अंत में बताया जाता है कि इस बंगले की सीढ़ियां जमीन के भीतर भीतर चलती हैं। वे कई देशों में जा निकली हैं। वे शहर के क्लॉक टावर में भी चुपचाप पहुंच गई हैं और मानव मस्तक के भीतर के सर्वोच्च स्थान पर भी। इस बंगले से सबने अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है। इसी सामंजस्य स्थापना के फलस्वरूप सब लोग अंदर से टूट गए हैं। उनके दिल की कई फांकें हो गई हैं। इसी कारण से प्रतीत होता है कि यहाँ एक वानर सत्ता है,
अर्थात नकारवाद है। संक्षेप में वो बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है। गद्य में ये रूपक एक सिलसिले से सामने आता है, लेकिन कविता में ये सिलसिला टूट जाता है। उसी तरह जैसे स्वप्न के भीतर स्वप्न आते हों उलट पुलट होकर। कविता में मैंने उस उलट पुलटपन का निर्वाह करने का प्रयत्न किया है। सोचता हूं कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता को किसी कहानी का रूप दे दूं। संभव है कहानी की कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपए दे दे। इससे मैं अपने मित्रों के सामने ये सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूं और रुपए कमा सकता हूं। कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूंगा। क्यों, ठीक है ना? भूरे केसरिया सूखे घास के रोम आवरण ढके से इस चौड़े ऊंचे टीले पर जहां दिखता उलझे टूटे हुए गिर पड़े कठिन कटीले राखी रंग के तारों वाला एक अहाता, वहां उजाड़ हवा है जिसके भूरे तल में जगह जगह पीले जंगली फूलों के कारण कटा पिटा दिखता रास्ता। मैंने अनधिकार चेष्टा की, तार कंटीले कूद फांद कर सीमों लंघन। क्या है उधर, वहां क्या अंदर? अजीब खटका। तन में दबी दबी कोई बारीक थरथरी। इस जमीन पर अब खंबे सा धसा खड़ा हूं। सपने में दिखते गणित के गुप्त अर्थवाचक विचित्र आंकड़े सरीखा मैं अब अपने को ही दिखा। सोच रहा हूं पीले उतरे चेहरे से अब जाने क्या क्या। अकस्मात फूट पड़े बीच से सर और ताजा खून बहे त्यों सहसा ही खुल पड़ा धड़ से वो दरवाजा और एक आवाज बह उठी, सावधान पर नरम किंतु नाराज। शब्द तत्पर अजनबी जोर उन पर दिल धंसा के धंसता गया कि मानो जान गई। उन हरे हरे पेड़ों पर उड़ती हुई दिखी मुझको सफेद चादर लहराती हुई कि मानो कफन जीवन में अपनी कठिन मृत्यु देख ली। किसी भव्य मंदिर गुंबज के भीतर ज्यों गंभीर ध्वनन क्रम गूंज उठे त्यों सावधान वे शब्द। कौन तुम? बताया है आपने उसे मैं कौन? उसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं, यह सब बताइए। इंतजार था मुझे तुम्हारा हर एक पल। इसी खास मौके पर तुमसे मुलाकात करना भी अवश्य जरूरी थी। मैं दक्षिण से, तुम पश्चिम से, दोनों इस बंगले आ पहुंचे। मैं हाजिर हूं। तुम दबे पांव आओगे यहाँ चोरी चोरी, बिल्कुल तय था। वह भीतर की मजबूरी है। कुछ खास बातें करनी है तुमसे अब। उस सिर के भीतर क्या क्या चलता है? कौन से कारखाने? लोहे के चक्के घूम रहे किस ताकत से? प्रच्छन्न विचार मशीनों की गति के तांते क्या हैं? क्या हैं बातें? क्या चाहता है? हतबुद्धि यहां मैं यहां प्रस्तुत हूं, क्या उत्तर दूं? देखता हुआ कमरे की सूनी दीवारें, वीरान हवा सूंघता हुआ मानो मैं दर्द भरे सपने में घूम रहा। वो लौट लौट आने वाला सा सपना है, शायद पहले भी आया था। मैंने ये कमरा देखा है। वह देह सुनहला बादल है जिसका मुख है चंपई, कलाई पर नीली चूड़ियां मनोहर चमक रही, पर छाई है मृत्यु की प्रतिमा सभी तरफ। ये कौन यहाँ जो लेटी है मृत आवृत्ति, जो कोई चींटी शिला लेख पर चढ़ती है, अक्षर अक्षर रेंगती नहीं कुछ पढ़ती है। त्यों मन भीतर के लेखों को छू लेता है, बेचैन भटकता है, बेकार ठिठकता है, पर पकड़ नहीं पाता उसके अक्षर स्वर। सूखता न मैं, बनता न ठूंठ, यदि पत्राच्छद
आश्रित रखता सबको समस्त, निज शाखाओं के सबल सहारे समाश्वस्त, अत्यंत सुरक्षित रखता यदि घोंसला, तो तोड़ ताड़ का यह अजीब सिलसिला टूटता खुद। किंतु इन मूलों ने पृथ्वी से रस न सही खींचा, रवि किरणों से पूरी न शक्ति खींची, अर्थात ठूंठ बन गया। तब गिरे नीड़ विध्वंस हुआ, क्या करूं? पर मेरे सम्मुख प्रश्न नाच उठता। यदि मूलों में पानी न पहुंच पाए, यदि शाखाएं पूरी शक्ति न खींचे, तो मुझ जैसे निर्बल का जितना भी दायित्व कहां तक अनंत है। मैं खुद मर मर कर जिया। अंधेरे कोने में एकांत, न जाने किस मास्टर की डांट पड़ रही है। जितना भी किया गया उससे ज्यादा मर सकते थे, ज्यादा मर सकते थे। अब काट छांट की बाट